अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेडिकल साइंस ने पिछली निस सदी में बीमारियों के इलाज और दवाओं के हवाले से जदीद तरक्की की है। अगर आपको इस तरक्की के बारे में पूछा जाए तो आपके जहन में हो सकता है कोई नई वैक्सीन आए या इलाज के नए तरीके। दोस्तों यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इलाज के नए तरीके और जदीद दवाओं के अलावा भी मेडिकल साइंसेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर दवा और मर्ज का इलाज मुमकिन नहीं। और दोस्तों जहां हर चीज दुनिया में पहली दफा आजमाई जाती है वहां तिब्बी जिद्दत के तौर पर कई चीजें मेडिकल साइंसेस में पहली दफा आजमाई गईं। चुनाचे दोस्तों आज हमने आपके लिए एक ऐसा टॉपिक चुना है जो दवाओं और बीमारियों से हटकर है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें मेडिकल साइंसेस में हैं जो पहली दफा इस्तेमाल हुई और मेडिकल साइंसेस में मशहूर होती ही चली गई और इनके बगैर इलाज मुमकिन भी नहीं। तो चले आए उन पर नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है, मगर इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ताल्लुक ब्लड को महफूज करने के बाद किसी शख्स में ट्रांसफर करने से मुताल्लिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि खून इंसानी जिस्म के लिए और जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, और ये हम जानते हैं कि खुदा न खास्ता किसी हादसे में खून बहुत बह जाने की सूरत में मरीज को फौरी तौर पर खून लगाने की जरूरत भी पड़ती है। इसको महफूज इंतकाल खून का नाम दिया जाता है। खून की मुंतकली का ये तरीका 17वीं सदी में राइज हुआ। इब्तिदाई तौर पर दोस्तों जानवरों से जानवरों और जानवरों से इंसानों पर भी तजुर्बात किए गए और फिर बहरहाल इंसान से इंसान को बराह रास्त खून मुंतकिल करने का तजुर्बा भी किया गया। लेकिन यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो कोई नई बात नहीं, लेकिन दोस्तों 17वीं सदी में खून महफूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि खून जैसे ही जिस्म से बाहर आता था, चाहे वो किसी प्लास्टिक बैग या पुराने जमाने में शीशे की बॉटल्स इस्तेमाल होती थी तो वो फौरन ही जम जाता था। इसीलिए दोस्तों इब्तिदा में खून देने वाले शख्स का बराह रास्त खून लेने वाले को मुंतकिल होता था और वो स्टोर नहीं किया जा सकता था, जो मेडिकल साइंस में बहरहाल एक मसला था। दोस्तों खून को महफूज करने के बाद किसी शख्स में मुंतकिल करने का सबसे पहला तजुर्बा सन 1914 में किया गया। इस तजुर्बे में डॉक्टर हस्टन ने सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज को पहले खून में मिक्स किया। सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज ने खून को ना जमाने वाले मादे का काम दिया जिसको एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। इसी तजुर्बे को दोस्तों बाद में अर्जेंटीना के एक डॉक्टर लुइस एगोट ने अंजाम दिया और इस तरह ये तरीका राइज होता चला गया। दोस्तों खून को जमे बगैर महफूज करने के इस तरीके को सिट्रेशन कहा जाता है और इस तरीके से खून को कुछ अर्से तक महफूज रखा जा सकता है, जो बाद में जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। लेकिन इस मुंतकिली के लिए भी पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप मैचिंग और टिश्यू मैचिंग वगैरह। दोस्तों खून को महफूज करने के इसी तजुर्बे की वजह से आज 100 मिलियन से ज्यादा लोग अपना खून अतिया करते हैं, जो कई अरबों लोगों की जिंदगियां बचाता है। दोस्तों ये तो हमने देखा कि जिस्म से बाहर खून को निकाल कर महफूज किस तरह किया जाता था। अब हम देखते हैं कि जिस्म के अंदर खून में यानी खून की नालियों में कोई बैरूनी मादे को किस तरह डाला जा सकता है, जिसको आईवी निडल यानी कि इंट्रावेनस निडल कहते हैं। दोस्तों इंट्रावेनस निडल के तरीके को जानने के लिए हमें कॉलरा यानी हैजा नामी बीमारी के बारे में जानना होगा, जिसने 1900 सदी में यूरोप में बहुत तबाही मचाई थी। कॉलरा की तबाहकारियों के सबब मेडिकल साइंसेस ने इस पर काफी रिसर्च की और पता लगाने की कोशिश की कि इसकी वजह क्या है और हाँ इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जब कॉलरा फूट पड़ा तो उस वक्त तो इसका कोई इलाज नहीं था। एक बैक्टीरियल जरसूमे के इन्फेक्शन की वजह से इसने कई साल लिए कि इस पर रिसर्च की जाए और नई दवाएं जिनको एंटीबायोटिक कहा जाता है इस पर इस्तेमाल की जाए और इसका ट्रीटमेंट यानी कि इलाज दरियाफ्त किया जाए। दोस्तों अब तो साइंस की तरक्की की वजह से इसका इलाज मुमकिन है।
मगर जब दुनिया को इसके इलाज का पता नहीं था तो कॉलरा यानी हैजे की सिम्टम्स को कंट्रोल करने की तरफ तवज्जो दी जाती थी। दोस्तों यहाँ आपको ये बताते चलें कि कॉलरा यानी हैजा एक ऐसी शदीद बीमारी है जिसमें इंसानी जिस्म पानी की कमी का शिकार हो जाता है और इंसानी जिस्म से पहले अदवार में 5 गैलन तक पानी जिस्म से डायरिया की वजह से जाया हो जाता था। चुनाचे वो सादा तरीके यानी ग्लास या बर्तन से पानी पीने से इतनी शदीद पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती थी। उसी जमाने में एक मशहूर डॉक्टर थॉमस लेटा ने इस बीमारी में दिलचस्पी लेना शुरू की और उनको अपने जमाने के एक मशहूर डॉक्टर शोंगन्सी का एक लेक्चर मिला, जिस लेक्चर में उन्होंने ये आइडिया दिया था कि कॉलरा के मरीजों को दवाई या पानी की कमी बराह रास्त खून में मुंतकिल की जाए। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक सोच थी, इसको अमली जामा पहनाना अभी बाकी था। चुनाचे डॉक्टर लेटा ने एक धाती निडल के जरिए अपनी एक खातून मरीजा को तकरीबन पानी यानी नॉर्मल सेलाइन की 6 बोतलें खून में बराह रास्त शामिल की, जिसकी वजह से उसकी कॉलरा की बीमारी में बेहतरी आना शुरू हुई। बदकिस्मती से ये मरीजा जानवर तो ना हो सकी क्योंकि डॉक्टर लेटा के बाद आने वाले डॉक्टर उस पर ये दोबारा आईवी फ्लूइड्स बहाल नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल डॉक्टर लेटा ने एक रास्ता नए आने वाले डॉक्टर्स या साइंटिस्ट को दिखा दिया था कि फ्लूइड्स या आईवी मटेरियल भी जिस्म में बराह रास्त खून के जरिए दाखिल किया जा सकता है। इस पर तहकीक 19वीं सदी के वस्त तक जारी रही और अब हम ये जानते हैं कि इंट्रावेनस ड्रिप्स मेडिकल साइंसेस में एक बुनियादी हैसियत रखता है और इंट्रावेनस ड्रिप्स के जरिए पानी, नमकियात या किसी भी किस्म की दवा को बराह रास्त खून में शामिल करके जिस्म की हालत बेहतर बनाई जा सकती है और मरीज की जान भी बचाई जा सकती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं वो पहली सर्जरी जो जनरल एनेस्थीसिया के तहत अंजाम पाई। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मॉडर्न जदीद सर्जरी में सिर्फ एक डॉक्टर का अमल दखल नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत से दूसरे डॉक्टर्स जो कि मेन सर्जन की मदद करते हैं शामिल होते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया या बेहोशी करने वाला डॉक्टर भी शामिल होता है। और ये बेहोशी करने वाला डॉक्टर, जिसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं, सर्जरी में लाजिम व मुलजूम होता है। अब जिस्म की कोई भी बुनियादी सर्जरी बेहोशी करने वाले डॉक्टर के बगैर मुमकिन नहीं। दोस्तों यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि जिस्म को मुकम्मल तौर पर एनेस्थीसिया देकर सर्जरी करने की इब्तिदा सन 1804 में हुई, जो एक जापानी डॉक्टर शिशु हनाका ने अंजाम दी। दोस्तों डॉक्टर हनाका ने अपनी मरीजा को, जो कि 60 साल की थी, पौधों पर मुश्तमिल कुछ मिक्सचर दिया जिसने उसको कुछ घंटों तक सुला दिया और इसी वजह से वो मरीजा सर्जरी के वक्त होने वाले दर्द को महसूस ना कर सकी। लेकिन ये बात काबिल जिक्र है कि ये पौधे मरीजा को सिर्फ 4 घंटे तक ही सुला सके। दोस्तों पौधों पर मुश्तमिल ये एनेस्थेटिक मटेरियल इतना तो कारामद नहीं था जितना हमारी मौजूदा एनेस्थेटिक दवाएं होती हैं, लेकिन बहरहाल इस पौधों पर मुश्तमिल एनेस्थेटिक्स मटेरियल ने डॉक्टर हनाका को बहुत सारे ऑपरेशन करने अंजाम दिए और वो ऑपरेशंस उसके कामयाब भी रहे। दोस्तों डॉक्टर हनाका के लिए ये पौधों का एक्सट्रैक्ट इतना कामयाब था कि उसने तकरीबन 150 मरीजों के सर्जरीज इन्हीं एनेस्थीसिया के मटेरियल से की और वो कामयाब भी रही। लेकिन वो आने वाले नए डॉक्टर्स को रिसर्च के लिए कुछ न कुछ मवाद दे गया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।